आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक में हर गुजरते दिन के साथ कर्नाटक का जो नाटक है, जो सियासी बहरान है, वो एक तरह से गहराता चला जा रहा है। बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक कर्नाटक का सियासी नाटक लगातार जारी है। तो पार्लियामेंट में भी कर्नाटक मामले की गूंज सुनाई दी। मुंबई में कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बागी अराकीन असेंबली से मिलने के लिए शिवकुमार मुंबई के होटल पहुंचे थे, जहां पुलिस ने इलाके में दफा 144 लगा रखी थी। इस दौरान बीजेपी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा ने असेंबली के सामने धरना देते हुए एहतजाज किया है। दूसरी तरफ बागी अरकान असेंबली ने स्पीकर पर इस्तीफा कबूल करने में ताखीर करने का इल्जाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन अरकान ने स्पीकर पर इल्जाम लगाया है कि वो आईनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके अरकान असेंबली की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठता है कि सियासी फायदे और नुकसान को देख रहे लीडरों को क्या आवाम की भी फिक्र है? इस सियासी नाटक के चलते आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर आवाम की मुश्किलात और मसाइल के लिए जवाबदेह कौन है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह सियासी बहरान किस तरह थमेगा और जो कर्नाटक के आम लोग हैं उन्हें एक तरह से राहत कैसे मिलेगी। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक का सियासी बहरान मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहादी हुकूमत को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस ताल्लुक से बागी अरकान असेंबली से गुफ्तगू करने जब रियासत के वजीर डीके शिवकुमार और जेडीएस रुकने असेंबली शिवलिंगा गुड्डा सुबह मुंबई पहुंचे और मुताल्लिका होटल में जाने की कोशिश की, तो हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने इन्हें बाहर ही रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया। इस दौरान बीजेपी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा ने असेंबली के सामने धरना देते हुए एहतजाज किया। येदियुरप्पा ने कहा कि असेंबली इजलास 12 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये एक गैर कानूनी सेशन है क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। मंगल को कांग्रेस से मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली आर रोशन बेग ने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह बागी अरकान असेंबली की तादाद 11 और इत्तेहादी अरकान असेंबली की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। वज़ीर आला एचडी कुमारस्वामी की सरबराही में 13 माह पुरानी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार का मुस्तकबिल अब मुकम्मल तौर पर स्पीकर के फैसले पर टिका हुआ है। दूसरी तरफ बागी अरकान असेंबली ने स्पीकर पर इस्तीफा कबूल करने में ताखीर करने का इल्जाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन अरकान ने स्पीकर पर इल्जाम लगाया है कि वो आईनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके इन अरकान असेंबली की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि कल असेंबली स्पीकर आर रमेश कुमार ने कहा था कि 13 एमएलए में से 8 एमएलए के इस्तीफे मुकर्रर करदा ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है। यानी कर्नाटक में हर गुजरते दिन के साथ सियासी नाटक गहराता जा रहा है। बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक कर्नाटक का सियासी नाटक जारी है। तो पार्लियामेंट में भी कर्नाटक मामले की गूंज सुनाई दी। बेंगलुरु में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद मोर्चा संभाले हुए हैं, तो जेडीएस के सरबराह देवेगौड़ा भी मैदान में है, जबकि बीजेपी हर सियासी उतार चढ़ाव पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि सियासी फायदे और नुकसान देख रहे लीडरों को क्या आवाम की भी कोई फिक्र है? इस सियासी नाटक के चलते आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर आवाम की मुश्किलात और मसाइल के लिए जवाबदेह कौन है? कर्नाटक के अवाम जल्द से जल्द इस बहरान से निजात चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि 13 महीने पुरानी सरकार, लेकिन हमने कई बार देखा कि कर्नाटक में इस सरकार ने कई बहरान देखे हैं, कई क्राइसिस इस सरकार में आ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि लगातार जब से 13 महीने से सरकार बनी हुई है, अवाम के काम कम हुए हैं, अवाम के मसाइल पर तवज्जो कम दी गई है और इस सरकार ने बहरान, सियासी बहरान ज्यादा देखा है। आखिर बार बार यह सियासी बहरान क्यों आता है, यह तो सबसे बड़ा सवाल है।
लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में जिस तरह की सियासत कर्नाटक में हो रही है, जो बार बार बहरान वहां की सियासत पर आ रहा है, क्या इससे आम लोग या अवाम कर्नाटक के नहीं ठगे जा रहे हैं? इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रिफत जावेद साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा हबीबुल्ला साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत मतीन साहिबा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर नदीम अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले रिफत जावेद साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि कर्नाटक का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो एक तरह से गहराता चला जा रहा है। आए रोज कोई ना कोई एक तरह से एक नया शगुफा छूटता है यहां पर, और यह बहरान एक तरह से मजीद पेचीदा ही होता जा रहा है। रिफत जावेद साहब, देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं अबू हुरैरा। पहला तो ये कि बीजेपी की एक बहुत लंबे वक्त से उस बीजेपी की कोशिश थी कि कर्नाटका में जो सरकार बनाने उसे नहीं दिया गया था पिछले असेंबली इंतखाबात के बाद, उसको दोबारा से अपने पासे में कैसे पासा को कैसे पलटा जाए। उन्होंने वक्त का इंतखाब बड़ा खूब किया। उन्होंने ऐसे वक्त में ये डिफेक्शन करवाया है जब चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी बाहर थे, इंडिया के बाहर थे। खुद कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रेसिडेंट है दिनेश गुंडूराव, वो भी कंट्री के बाहर थे। ऐसे वक्त में उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई और 14 MLA का डिजिग्नेशन लेकर के उसमें से 11 को अपने जहां पे इनकी हुकूमत है महाराष्ट्र में, वहां पे उसको भिजवा दिया। ये तो बीजेपी की एक हिकमत अमली थी। आप उसको कहें कि गलत तरीका अपनाया, सही तरीका अपनाया, लेकिन कोई भी पार्टी जो होती है वो बरसरे इख्तिदार आना चाहती है। साउथ में बीजेपी को बहुत शदीद अभी जरूरत है साउथ स्टेट्स में अपनी हुकूमत बनाने की, जो कर्नाटका सबसे ज्यादा जरखेज जमीन है उसके लिए। रही बात, जो सबसे बड़ी बात यहां पे है वो कांग्रेस के बिल्कुल दिवालियापन को जो दिखलाता है कि आज कांग्रेस के, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि DK शिव कुमार सुबह सुबह वहां पहुंच गए थे होटल रेनेसां के बाहर। वहां पे एक लीडर 4 घंटे तक नहीं पहुंचता है उनकी हिमायत में। मतलब DK शिव कुमार इतनी बड़ी शख्सियत है और उनके सपोर्ट में उनका चेहरा बड़ा बेबस सा चेहरा नजर आ रहा था। और जब तनकीद हुई जब सोशल मीडिया पे, तब जाकर के वहां पे मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम वगैरह पहुंचे। राहुल गांधी ट्विटर पे 10 मिलियन उनके फॉलोअर्स हो गए हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म है। कांग्रेस अपोजिशन के नाम पे कांग्रेस है नहीं है। ऐसे वक्त में अगर बीजेपी बरसरे इख्तिदार आने की कोशिश कर रही है तो आप बीजेपी को ब्लेम क्यों करेंगे? और नंबर दूसरी बात कि जब आपके खुद अपने लोग अगर बिकने को तैयार हैं तो आप बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसे आप कसूरवार ठहराएंगे? तो मेरा तो कहना यह है कि ये बीजेपी की कोशिश बहुत दिनों से रही है, लेकिन आज की डेवलपमेंट के बाद एक बात जाहिर हो गई है कि कांग्रेस इज फिनिश्ड। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, माफ कीजिएगा, ये अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। सतीश कुमार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं सतीश जी आपसे आपके पास ही आना चाहूंगा। रिफत जावेद साहब जिस तरह से कह रहे थे कि जिस तरह से जो नतीजे आए थे, नतीजों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई थी जेडीएस और कांग्रेस के इत्तेहाद की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नजर लगातार टिकी हुई थी कर्नाटक की सियासत पर, और एक मौका मिला जिसे वो एक तरह से उचकना चाह रही। लेकिन यहां पर जिस तरह से रिफत जावेद ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस की भी कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से बार बार इस तरह के हालात कर्नाटक में बनते हैं। सतीश कुमार जी, हम अगर बाहरी तत्वों पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें और हमारे भीतर में ही खामियां हैं तो फिर बात बनेगी कैसे? कांग्रेस जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन से समस्या वहां पर शुरू हो गई थी, क्योंकि ये बेमेल, न तो कोई तार्किकता था, न कोई वैचारिक मान्यता थी, और इतने बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के थे वो सत्ता से बाहर थे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि नाम सभी को मालूम है कि कौन ये गेम खेल रहा है, और वो उस गेम के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लांछन लगाना कि ऑपरेशन कमल वहां पर चल रहा है।
राजनीति में कुछ भी संभव है, और हम सभी जानते हैं कि हर जगह पर कांग्रेस के द्वारा भी किया जा रहा है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी ये पृष्ठभूमि बनाई गई हो, लेकिन मुख्यतः समस्या कांग्रेस धड़े के भीतर है। और सभी एमएलए मंत्री बनना चाहते हैं, और उसी का नतीजा है कि यह प्रतिस्पर्धा और एम्बिशन का ही नतीजा है कि आज इस मुकाम पर कर्नाटक की विधानसभा आकर खड़ी हो गई है, जहां पर कोई भी रास्ता, अगर आप फॉर्मूला देखें तो 3-4 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और वो सब भारतीय राजनीति के लिए एक चुनौती है, संवैधानिक पदों के लिए भी एक चुनौती है। तो कैसे और किस तरह से फैसले लिए जाते हैं वो भारतीय राजनीति के लिए मानक होगा। बिल्कुल। और रिफत मतीन साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे 2 शुरू के पैनलिस्ट ने कहा कि जो बार बार ये क्राइसिस आता है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, कर्नाटक की सरकार में, कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर है। मतलब कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, जेडीएस इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से रिफत जावेद साहब ने कहा या सतीश कुमार जी ने कहा कि ये पार्टियां खुद भी जिम्मेदार हैं कि अंदर एक पावर की लालच है लोगों में। हर एमएलए चाह रहा है कि उसे मंत्री बना दिया जाए, हर एमएलए चाह रहा है कि उसके इलाके में काम होना चाहिए। मतलब अपने ही जो अपना खाना है, अपना ही जो घर है, वही एक तो दुरुस्त नहीं है, इल्जाम लेकिन दूसरे पर लगाया जा रहा है। देखिए, बात यह है, 13 महीने से जब से यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी को शुरू इब्तिदा में पूरा मौका दिया गया था गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर सके, वो नाकाम हो गए। उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर जब हुकूमत बनाई, गवर्नमेंट बनाई, तो फिर उनकी आंखों में लालच आ गया, उनके जहनों में लालच आ गया। वो लोग ये सोचने लगे कि अब चलो ऑपरेशन कमल के नाम से जोड़ तोड़ किया जाए। ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो ट्रेंड जारी है, ये सबसे गलत है। ये बीजेपी सबसे ज्यादा ये फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से ये एमएलए टूट रहे हैं। हो सकता है उन्हें किसी किस्म का दबाव पर दिया जा रहा होगा या और कोई मसला भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम में कमी है, हमारे लोग, कुछ और भी मसला हो सकता है। ये लोग डर और खौफ से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये लोग देखिए होटल में, बिल्कुल रिफत मतीन जी, कुमारस्वामी ने कई बार कहा कि वो बहुत मुश्किल में सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये दबाव कहां से उनके ऊपर था? इतने मुश्किल में कुमारस्वामी क्यों थे? जी, ये सारा दबाव बीजेपी ही से ही था। और अब जो एमएलएस को प्रेशर डाल के ये लोगों ने कैद किया हुआ है, वो सबसे बड़ा घिनौना तरीका है जिससे हम ये सारे मसाइल दरपेश आ रहे हैं। अगर ये लोगों का मसला नहीं होता, अगर ये बीजेपी वाले नहीं किए होते उन्हें कैद, तो सीधा सीधा सुबह में डीके शिव कुमार जी को मिलने देना चाहिए था। आखिर नहीं मिलने देने की वजह क्या है? जबकि वो उनके कोलीग हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, वो लोग दोस्त हैं आपस में, फिर भी उन्हें नहीं दिया गया। इसका साफ साफ मतलब यही है कि उन लोगों को किसी ना किसी प्रेशर में रखा जा रहा है, किसी ना किसी डर और खौफ में रखा जा रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर क्या वाकई में जो इल्जाम यहाँ पर कांग्रेस या जेडीएस लगातार लगाती रही है, सिद्धरमैया ने लगातार ये इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं जो नाराज हुए हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी एक तरह से बीजेपी की नजर है। और जो बात यहां पर कांग्रेस की जो लीडर हैं वो भी यही इल्जाम लगा रही हैं। सच्चाई क्या है अश्विनी जी? लीडर का भी मैं जवाब दूंगा और हमारे रिफत भाई जो अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं मैं उनको भी जवाब देता हूं। मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम दीजिए। बिल्कुल। देखिए, ये राजनीति है, ये कोई धार्मिक संस्था तो होती नहीं है। राजनीति में सब लोग आते हैं अपने अपने अपना एक टारगेट लेके आते हैं। ये आप जरा देखिए सीक्वेंस, आप लगातार आप देखें तो लोकसभा चुनाव के पहले कई बार वहां के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूं, मैं अपने वादे नहीं पूरा कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेडीएस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था,
ये आपने अभी, आपके पास बहुत सारे फुटेज हैं, आप चाहे तो फुटेज निकाल के देख लीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके की हार हुई, और जब इलेक्शन में बुरी तरीके की हार हो और उसका कैप्टन गाड़ी छोड़ के जो ड्राइविंग सीट पे था, जिसको पूरी पूरी गाड़ी को लेके आगे चलना था, वो गाड़ी छोड़ के भागे, तो पीछे जो बीच में पैसेंजर बैठे हुए हैं या जो पीछे गार्ड है वो क्या करेगा? वो भी छोड़ के भागेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का रिजल्ट जो कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके हार का देखना पड़ा, और उसके बावजूद राहुल जी का छोड़ के भागना अपनी सीट, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में खलबली है। अब मेरी बहन ये कह रही थी नहीं उनको कैद करके रखा हुआ है। जितने विधायक हैं वो कोई पहली बार के विधायक है, उसमें एक भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें सारे के सारे विधायक 2 बार 3 बार वाले हैं। वो बड़े बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अगर वो बेंगलोर से जा सकते हैं, वो मिलने से मना कर रहे हैं, तो उनसे कोई कैसे मिल सकता है भाई? वो होटल में कहीं रुके हुए हैं आके, और वो कहते हैं कि हमको, वो पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, हमको किसी से मिलना नहीं, प्लीज हमको रोकिए, हमें नहीं मिलना किसी से। बीजेपी उन्हें अगर शिव कुमार जी बड़े अच्छे दोस्त थे तो बेंगलोर में मिल लेते। वो बीजेपी ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया हुआ है। एक मिनट सुनिए प्लीज। अगर वो कर्नाटक में किसकी सरकार है ये बताइए पहले? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अगर वहां के विधायक छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या लेने देना? उनको जहां सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है, उनको लगता है जहां वो सेफ रहेंगे वहां चले जा रहे। कांग्रेस ने क्या क्या किया, अब मैं अभी बातें बताने लगूं कि किसका किसका कब कब मर्डर हुआ, तो मुझे लगता है बहन साहब की डिटेल हो जाएगी मुझे। और जहां तक इसके बावजूद अगर कांग्रेस को लगता है उनको गिरफ्तार किया गया है, कांग्रेस के पास मैं 10 नाम बता सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, चिदम्बरम साहब, पूरी फौज है। अरे कल का कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दे, सीधे सीधे उनको वहां से पुलिस आके उठा लेगी, उनके बयान लेगी पुलिस, उनसे पूछ लेगी भाई आपको जाना है कि नहीं जाना, आपको क्या वास्तव में आपको कस्टडी में रखा गया कि नहीं रखा गया। ऐसे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये सब समझते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, अपना घर देखें, क्यों वहां पे एकदम भगदड़ मची हुई इसको समझे, और वो इससे भगदड़ के अलावा ये सोचे कि जनता उनको नकार क्यों रही है। ठीक है, इसको ठीक है। लेकिन अश्विनी अगर जो बात रिफत जावेद साहब कह रहे थे, रिफत जावेद साहब ने जो बात शुरू में कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लगातार जो नतीजे कर्नाटक में आए थे, उसके बाद से बीजेपी की नजर एक तरह से कर्नाटक की सरकार पर है, और जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से कर्नाटक में जो कुछ हुआ, बीजेपी साउथ में अपने पैर जमाना चाह रही है और उसके लिए सॉफ्ट टारगेट कर्नाटक है। क्या इसमें सच्चाई नहीं है अश्विनी उपाध्याय जी? देखिए, पहली बात तो हम साउथ में नहीं, हम तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल हर जगह पैर जमाना चाहते हैं। हम तो लक्षद्वीप में भी पैर जमाना चाहते हैं, हम कश्मीर की वैली में अनंतनाग में भी पैर जमाना चाहते हैं, हम कच्छ से लेकर कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको परास्त करना चाहते हैं। अब जहां तक आपके पास रिफत जी के पास वो वरिष्ठ पत्रकार है, उनके पास बड़ी सूचना होगी कि नहीं आंख लगाए बैठी। अरे भैया, पॉलिटिकल पार्टियां आंख बंद करके थोड़ी हम रहेंगे, हम तो 24/7 काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो आंख खोल के रखते हैं, आंख खोल के रखते हैं, और जो पॉलिटिकल घटनाक्रम उस पर नजर रखते हैं। और अगर कोई आना चाहे, मौका छोड़ेंगे क्यों? आप जरा देखिए कैसे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बात सही है अश्विनी जी कि अगर मौका मिलेगा तो बीजेपी मौका छोड़ेगी क्यों? नहीं, हुरैरा साहब, हुरैरा साहब, मैं एक 10 सेकंड और लूंगा। आप देखिए कि कर्नाटक में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विधायक इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इससे बड़ा और कानून की धज्जियां कैसे उड़ेंगी? रिफत जावेद बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उनसे पूछिए कि अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है तो उसका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? ये बताएं जरा, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, ठीक है। देखिए हर जगह सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। केरल और गोवा में बीजेपी ने जो किया वो भी सबके सामने है अश्विनी जी। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर नदीम साहब, क्या वाकई में जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं कि और इससे पहले इस पर रोशनी सतीश जी ने भी डाली और रिफत जावेद साहब ने भी डाली कि जो कमियां हैं या बार बार जो इस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, बहरान आता है, खुद जेडीएस और कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह के हालात बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये घर की फूट जगत की लूट,
ये लोग आपस में ही नहीं संभाल पा रहे, तभी तो तीसरे किसी को मौका मिल रहा है। और यहाँ पर सर ये बात बड़ी अजीब है कि कुछ कुछ महीनों के बाद ऐसा बार बार हो रहा है। अभी इससे पहले भी कुछ बातें आई थी 3-4 महीने पहले, लेकिन मैं यहाँ पर सर ये कहना चाहूँगा कि ये लोग आपसी मफाद के लिए ये सब कर रहे हैं। एमएलए जो हैं उन्हें मंत्री बनना है, इसी की तो सारी की सारी रस्साकशी है और इसी के लिए जद्दोजहद हो रही है, और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिसकी वजह से ये सियासी बहरान हमें देखने को मिल रहा है। तो सर क्या जनता के लिए जनता को अकाउंटेबिलिटी तय करना या करवाना नहीं चाहिए ऐसे नेताओं से कि वो मैंडेट भी दे, इन्हें एमएलए और मंत्री भी बनवाए, इनकी गवर्नमेंट भी बनवाए, और फिर उसके बाद वो ठगी जाए। पता चला कि उसने अपने लिए सब कुछ किया था, वोट दिया था, वो चाहती थी कि उसका फायदा हो, उसकी तरक्की हो, उसकी रियासत में अच्छे काम हो, कंस्ट्रक्टिव काम हो, लेकिन ये सब क्या है, ये तो अपने ही चक्कर में लग गए कि इस्तीफा दे दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। सर ये तो एक सेहतमंद पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है ना, इसमें तो जनता बार बार ठगी जा रही है, आवाम का नुकसान हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। ऐसे तो कोई भी इस्तीफा दे दे चला जाए और पता चला कि बार बार हर तीसरे चौथे महीने या 1-1.5-2 साल के अंदर इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल यहां पर यह गौर करने की बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह की सियासत कर्नाटक में हो रही है, ऐसे में पूरा का पूरा जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ अवाम का हो रहा है, अवाम ठगे जा रहे हैं। मैं हबीबुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में हबीबुल्लाह साहब आप नहीं देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है कांग्रेस जेडीएस की सरकार, कई बार इस सरकार में हमने देखा है कि कई पलथे सरकार ने लिए हैं, कई उलटफेर इस सरकार में हमने देखे हैं, कई बार इस सरकार पर बहरान आया, पॉलिटिकल क्राइसिस आया। क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान इस तरह की सियासत में अवाम का नुकसान होता है? जी अमर साहब, मैं 2 चीज़ें तफसील रखना चाहता हूं, जो लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं उसको रिपीट किए बगैर। जी यहाँ जो स्केप गोट, जो बलि का बकरा जो बना है, वो यहाँ की अवाम है, जिन्होंने अपॉइंट किया था इन लोगों को, एमएलए बना के भेजा था, चुन के भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर। तो सबसे ज्यादा बेइज्जती ये लोग जो किए हैं वो अवाम की किए हैं। जमहूरियत की जो मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं हम, एक मजाक है ये। किसी को डेमोक्रेसी के बारे में, किसी को जो है संविधान के बारे में ना तो इज्जत है, ना तो यहाँ की जमहूरियत के बारे में किसी को, ना तो जो लोग वोट डाल के भेजे उनकी इज्जत इनके दिलों में है, सारे एमएलए इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो सबसे एक बेसिक क्वेश्चन अभी उठ रहा है कि मोरालिटी नाम की चीज भी कोई होती है, इंसानियत, अखलाक नाम की चीज होती है। एक एमएलए बोले तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्ट्रीट पर फुटपाथ पर चलने वाला 3rd क्लास आदमी नहीं, इसका कुछ विखार होता है सोसाइटी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट मॉरल्स इज ए सिन। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी सियासत में मॉरल्स नहीं है, अखलाक नहीं है, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो गुनाह है। तो ये जो अब शुरू हुआ है, ये पूरा पॉलिटिक्स विदाउट मॉरल्स है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन्होंने इतना ज्यादा इस पॉलिटिकल लेवल को, डिबेट को और लेजिस्लेटर को जो बेइज्जती करके नीचे गिराया है, शायद हमारे हिंदुस्तान की आजाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। नंबर 2, बिल्कुल फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था। ठीक है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट जब आया था किसी को मेजॉरिटी नहीं थी, बीजेपी वालों ने जो कोशिश करना था किए, उन्होंने फेल हुआ, फिर इन्होंने आए, यहाँ आए, कांग्रेस वाले आए। तो कांग्रेस भी कोई दूध के धुले या फिर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, वेरी वेरी हॉनेस्ट पीपल नहीं है। ये भी तो इनके पास अगर पार्टी अगर ऊपर होती, मेरा पॉकेट नीचे होकर अगर मेरी पार्टी ऊपर हो, तो सब अपनी अपनी सियासत देख रहे हैं, सब अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है। रिफत मतीन साहिबा, क्योंकि आप लोग वहां पर सरकार आप लोगों की है, और इन पिछले 13 महीनों में कई बार कर्नाटक के अवाम ठगे गए हैं, और अभी भी कर्नाटक के अवाम एक तरह से बलि का बकरा बने हुए हैं। अवाम के मसाइल कोई नहीं देख रहा है, अवाम की सुनने वाला कोई नहीं है, किसानों का सुनने वाला कोई नहीं, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। रिफत मतीन साहिबा, जी 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 सबसे पहले तो मैं अपने भाई का वो जवाब दूंगी कि कैप्टन खुद जहाज छोड़ के भाग रहा है, ये सही लागू नहीं होता हम पर,
क्योंकि हमारा कैप्टन जहाज छोड़ के नहीं भाग रहा है, बल्कि उसने अपने से सीनियर लोगों को ऑफर किया हुआ है कि शायद मुझसे अच्छा कोई और चला सके। इसमें छोड़ के जाने वाली कौन सी बात है। रहा कामयाबियां नाकामयाबियां होते रहते हैं, जैसे कि किसी ने कहा है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। अगर इस वक्त हमने एमपी इलेक्शन हारा है तो ऐसा तो होते रहेगा, फिर हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमारे कैप्टन ने हिम्मत नहीं आ रही। अब दूसरी बात जो आपने पूछी है कि ये जो आवाम का है ताल्लुक है, बेशक ये बात बिल्कुल सही है, ये आवाम इसमें बहुत ज्यादा सफर हो रही है और आवाम का बेइज्जती हो रही है इसमें। हम लोगों ने जो सेलेक्ट करके मेंबर्स को भेजा था उन लोगों की वजह से संविधान की बेइज्जती हो रही है, जमहूरियत की बेइज्जती हो रही है, अवाम की बेइज्जती हो रही है। तो ये सिलेक्शन, तो ये अवाम की बेइज्जती कब तक होती रहेगी? गलतियां मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार नहीं चल रही तो सरकार छोड़ दीजिए, आप सरकार छोड़कर चले जाइए। इस तरह की गंदी सियासत कब तक होगी? इस तरह की जो क्राइसिस है, जो बहरान है, उससे कब तक लड़ते रहेंगे? आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, आवाम की तरफ तो कोई फिक्र ही नहीं है। कब तक ये होगा? कई बार 13 महीनों में 3 से 4 बार इस तरह के हालात कर्नाटक में बने हैं। बताइए कि 13 महीने में अगर 3 या 4 बार इस तरह के हालात होंगे तो अवाम के काम कब होंगे? रिफत साहिबा, अवाम के काम कब होंगे? नहीं, अवाम की भी फिक्र है, लेकिन अवाम जी अवाम के काम उस वक्त होंगे जब बीजेपी सुकून से गवर्नमेंट चलाने का मौका देगी। ये तो पहले दिन से यहाँ पर खिसियानी बिल्ली की तरह बैठी हुई है और ये सोच रही है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है सो क्राइसिस पैदा किए जाए। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो बीजेपी पर आती है, क्योंकि वो भी जमहूरियत में रहते हैं। इस तरह की हरकतें उन्हें नहीं करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट चल रही है उन्हें चलने देना चाहिए और आराम से चलने देना चाहिए। जो इल्जाम कांग्रेस बार बार लगा रही है कि जो क्राइसिस बार बार कर्नाटक में हो रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और जो हालात इस बार बने इसके लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है। अश्विनी जी, देखिए हुरैरा साहब, अगर हमें सरकार बनाना होता तो हमें कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी हम पहले भी थे, आज भी हैं। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम उसी समय बना लेते अगर हमें तोड़ फोड़ करना होता। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोशिश तो की हमने जब देखा हमारा बहुमत नहीं है, ये ढका छुपा नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जी, कोशिश तो की थी बीजेपी। और क्या? नहीं तो अरे भैया, कोशिश नहीं, हमने कोई खरीद फरोख्त की कोशिश नहीं किया। हमने देखा कि अगर हमें कोई अपने आप समर्थन करता है तो ठीक है, हमें लगा कि नहीं समर्थन नहीं हो सकता, खरीद फरोख्त के सहारे हम सरकार बनाना नहीं चाहते। अगर कोशिश करते तो आज हम अगर कोशिश हमारी सफल हो रही तो उस समय कोशिश क्यों नहीं सफल हो जाती? क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आज हमारे ऊपर यही आरोप लग रहा है ना, इस वक्त सरकार गिराने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। सच्चाई अश्विनी जी आपकी देखिए जबान पर आ गई। अभी आप कह रहे थे हमारी पहले न कोई कोशिश थी, ना हमारी पहले कोशिश थी, ना आज कोशिश है। ना हमारी पहले कोशिश थी, ना आज कोशिश है। जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं उनसे, वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की वहां सरकार है। राहुल गांधी से बात करें, उनसे की दिक्कत क्या है? पार्टी का मुखिया अगर उसको लगता है कि घर में ठीक नहीं चल रहा है तो पार्टी मुखिया बुला के बात करे। इनकी दिक्कत है कहां? नहीं। पंजाब में देखिए कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर रोज आए दिन भिड़े रहते हैं, एक दूसरे की मीटिंग में नहीं जाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तो अगर इनकी जगह आप जहां जाए इनकी सरकारें देख लीजिए। ठीक है, लेकिन अश्विनी जी मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। अश्विनी जी, सेंटर में आपकी सरकार है, जो कदम आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में उठाया था वहां पर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, कर्नाटक में भी यही लगाइए। आवाम को कम से कम सुकून मिलना चाहिए। कोई कदम आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं कर्नाटक में? नहीं, अरे भैया, भारत संविधान से चलता है। भारत भारतीय जनता पार्टी और किसी व्यक्ति से नहीं चलता है। संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि वहां राज्यपाल सबसे बात करेंगे, राज्यपाल विपक्षी नेताओं से बात करेंगे। अगर राज्यपाल को लगता है वहां एक वैकल्पिक सरकार बन सकती है, आवाम की भी फिक्र होना चाहिए, पब्लिक की फिक्र होना चाहिए। विधानसभा राष्ट्रपति शासन 13 महीने से पब्लिक के लिए कुछ नहीं हुआ अश्विनी जी, पब्लिक की फिक्र होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होता हुरैरा साहब। पब्लिक की फिक्र इनको करना चाहिए था जिन लोगों ने सरकार बनाया। हम विपक्ष में, हम क्या करेंगे? हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम इनके घोटाले खोल रहे हैं रोज रोज,
ये जो गलत काम कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, हम तो विपक्ष में रह के यही कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट में है, इनको अच्छी सरकार बनाना चाहिए था, इनको करप्शन वहां रोकना चाहिए था। इन्होंने तो इस समय ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिन रहेगी। देखिए कांग्रेस के ही आपके साथी बैठी हुई है, खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। रिफत जी ने यही कहा कि बीजेपी वहां पर रोड़ा अटका रही है, बीजेपी काम नहीं होने दे रही है, बीजेपी सरकार नहीं चलने दे रही है। यह इल्जाम तो कांग्रेस और जेडीएस शुरू से लगा रहे हैं। अश्विनी जी देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, लफाजी करना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप सच भी बोल सकते हैं, आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप लफाजी भी कर सकते हैं, आप पाखंड भी कर सकते हैं, ये सबको है। हम कोई झूठ बोलेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम केवल उसको डिनाई कर सकते हैं। हमारा यही कहना है, अगर कांग्रेस को लगता है कि उनके यहां सब कुछ ठीक है तो बात करें, लेकिन वहां पे जो संविधान की इस समय धज्जियां उड़ाई जा रही हैं विधानसभा स्पीकर के द्वारा, कांग्रेस के विधानसभा स्पीकर के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है आप लोगों को चर्चा इस बात पे करनी चाहिए कि विधायकों के पास इस्तीफा देने का अधिकार है कि नहीं है। आप लोग तो चर्चा कुछ और कर रहे हैं। आप आज ये देखिए, आज हम बात आवाम की कर रहे हैं, जिस तरह से कर्नाटक में आवाम लगातार ठगे जा रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आवाम की भी फिक्र होना चाहिए, हमें एमएलओ की फिक्र नहीं है, हमें सरकार की फिक्र नहीं है। आवाम आखिर कब तक ठगे जाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ कर्नाटक का सियासी बहरान एक नई शक्ल ले लेता है और ये जो बहरान है ये हर रोज उलझता ही चला जाता है। ये बहरान एक तरह से गहराता ही चला जा रहा है। आखिर इस बहरान पर ब्रेक कैसे लगेगा, क्या कुछ आगे की अब सियासी तस्वीर कर्नाटक की बनने वाली। लगातार प्राइम डिबेट में हम इसी पर फोकस कर रहे हैं और खासतौर से मेरा फोकस इस बात पर भी है कि आखिर कर्नाटक के अवाम कब तक ठगे जाते रहेंगे, कब तक इन्हें बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा, कब तक सियासी पार्टियां अपनी सरकारें और अपनी सियासत चमकाती रहेंगी और अवाम के जो मुद्दे हैं उस पर इन सरकारों का ध्यान नहीं जाएगा। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। मैं रिफत जावेद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात अश्विनी जी से हो रही थी कि आखिर आवाम को कब तक ठगा जाता रहेगा, क्योंकि कर्नाटक की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, हम देख रहे हैं कि सरकार तो चल ही नहीं रही है, सरकार तो पहले दिन से ही ठप है। रिफत जावेद साहब, आखिर आवाम के बारे में कौन सोचेगा। लगातार इस तरह के सियासी बहरान, पॉलिटिकल क्राइसिस, तो आखिर आवाम तो वाकई में जिस तरह से रिफत जी अभी कह रही थी कि बलि का बकरा बने हुए हैं कर्नाटक के लोग। बिल्कुल सही है। और वो जो आपने एच.डी. कुमारस्वामी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका आपने उनके बयान का जिक्र किया, तो आप ये भूल गए कि एक मरतबा तो पब्लिकली वो उन्होंने रो दिया था और बिल्कुल फूट फूट कर रो पड़े थे कि वो कितनी परेशानी से वो हुकूमत चला रहे हैं वहां पे। तो उसी वक्त अगर इनको हुकूमत की और गवर्नेंस की अगर इनको फिक्र होती, अवाम की फिक्र होती, तो उसी वक्त कांग्रेस की हाईकमान जो है इसको नोटिस लेती और लेकर के जाकर के वहां पे उनके साथ बात करती, गुफ्तशुनीद करती और कहती कि मसला क्या है उसको हल करने की कोशिश करती। तो अवाम तो है ही नहीं है इनके इसमें। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी हमें ये कर रही है, बीजेपी हमें ये कर रही है। मेरा ये कहना है कि अभी इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही कम स्कोर बनाया था, इंडिया ने कम से कम फाइट तो किया, बावजूद इसके कि उसके 6 विकेट गिर गए थे। आखिरी बॉल पर उन्होंने फाइट किया। यहां पे कांग्रेस तो फाइट करती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने जब इन्होंने रिजाइन किया था तो 24 घंटे तक के तमाम एमएलएस बैंगलोर में थे। 24 घंटे के बाद, और ये अलग, ये बीजेपी ये नहीं कह सकती कि बीजेपी इसमें शामिल नहीं है। जिस चार्टर्ड फ्लाइट से ये एमएलएस गए थे वो बीजेपी के एमपी राजीव चंद्रशेखर के चार्टर्ड फ्लाइट थी, उनका प्लेन है वो, तो उनके जरिए गई थी। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको हुकूमत वहां पे बनानी है, वो कर रहे हैं वहां पे। मेरा कहना यह है कि डीके शिवकुमार ये 24 घंटे तक जब उनके खुद शहर में मौजूद थे ये एमएलएस, अगर आप सीरियस होते तो आपने वहां पे हल करने की क्यों नहीं कोशिश की। मैं बताता हूं क्यों कोशिश नहीं की। देखिए, यह खुद कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है। इनमें से ज्यादातर एमएलए वो हैं जो सिद्धारमैया के ग्रुप के हैं। ये वो चाहते हैं कि सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर वहां पे बने। सिद्धारमैया का ताल्लुक पहले जेडीएस से था, उनको कभी भी ये गवारा नहीं गुजरा कि जेडीएस के कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बन गए, ये नहीं बन पाई है। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको जिक्र करना चाहिए और इसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए।
ये एक सच्चाई है। लेकिन देखिए दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये याद रखिएगा कि बाकी के जो 4 बड़े स्टेट्स हैं उनमें से 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां कांग्रेस माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश वहां मेजॉरिटी नहीं है, तो यही चीज वहां पे भी दोहराई जा सकती है। लेकिन मसला यह है कि कांग्रेस की तो क़यादत ही नहीं है। अभी रिफत साहबा कह रही थी कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। अरे यहां तो शहसवारी नहीं है, उसने तो घोड़े को अस्तबल में बांध दिया है और अभी तलाश जारी है कि अब मेरा रिप्लेसमेंट कौन होगा। और ये साहब चले गए हैं वहां अमेठी में कि ट्विटर पे हमें 10 मिलियन हो गया, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप ट्विटर पे कनेक्ट कीजिएगा तो ट्विटर पे पॉपुलर हो जाइएगा, जमीनी सतह पे अगर लोगों से कनेक्ट कीजिएगा तो सरकारें बनाइएगा, फिर आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रियलिटी है, ये कांग्रेस वालों को समझना होगा। रिफत मतीन जी, जो अपने अंदर ही खामियां हैं, जो अपने घर में ही जो कमियां, उस पर कांग्रेस की नजर नहीं आती। और इसकी बिल्कुल मिसाल लोकसभा चुनाव में है। जो गलतियां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में की, जो उसका हश्र हुआ, ठीक वही तस्वीर अब कर्नाटक में भी है कांग्रेस के साथ कि अपनी खामियों पर, अपनी जो कमियां उस पर नजर नहीं जा रही, सीधे सीधे आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं। आप जो कमियां हैं वो बीजेपी की आप गिनवा रही हैं, आप जेडीएस की गिनवा रही हैं, लेकिन अपने अंदर जो खामियां हैं उस पर काम कब करेगी कांग्रेस? रिफत मतीन साहिबा। देखिए, काम तो ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हर पार्टी में होते हैं, सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, हर पार्टी में इंटरनल अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको कांग्रेस में कुछ ज्यादा है, कांग्रेस में कुछ ज्यादा है और खुलकर सामने भी आ गया है। ये ढकी छुपी बात नहीं है जी। आपका पूछने का इंटेंशन यही है कि आवाम जो सफर हो रही है कि वो कब तक होती रहेगी। हाँ, इसमें यहां पर गलती पार्टियों की में भी हो भी सकता लेकिन ये जो खामियां हैं सिर्फ पार्टियों पर डाल के बैठने का नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी और खराबी है आवाम की, हमारे चुनाव के तरीके की। हमें ऐसे ही आदमी को चुनना चाहिए जो पार्टी का वफादार हो, जो पार्टी के हमारे लिए काम करना चाहता हो, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करना चाहता हो। जब वोट डालते हैं हम लोग 80 सीटें आपको कर्नाटक में दी है आवाम ने, जिस आवाम के बारे में आप ये बातें कह रही हैं, पर तवज्जो ज्यादा देने लगे तो शायद फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो हमें इन बातों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। आवाम की अपनी गलतियां भी हैं। जी हाँ, नहीं, बेशक अवाम ने हमको चुना है, 80 सीटें दी हैं, लेकिन आइंदा फ्यूचर में भी जो बंदे अब छोड़ के गए हैं वो किसी डर, खौफ, प्रेशर, किसी लालच, जरूरी है, कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो ये ऐसे लोगों को भी नहीं चुनना चाहिए। 80 तो हमने ली है, लेकिन जो 8-10 जो बच्चे भी हैं, ऐसे भी लोग बाय मिस्टेक आ जाते हैं और ऐसे क्राइसिस पैदा कर देते हैं। और इनके पीछे जिसका आते हैं वो भी जमहूरी डर, खौफ और लालच। देखिए, जो सच्चाई आप नहीं बता रही कि खुद अपने आपके यहाँ लीडरशिप की अब कमी है और जो लोग नाराज थे उन्हें मना नहीं पाई, पार्टी उन लोगों को मना नहीं पाई, लीडरशिप उन्हें मना नहीं पाई। ये जो सच्चाई है, आप इससे क्यों दूर भाग रही हैं? मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। सच्चाई किस तरह से कर्नाटक की आप देखते हैं? क्या वाकई में जो बीजेपी का डर और खौफ और लालच की जो बात कांग्रेस बार बार करती है, क्या वाकई सच्चाई यही है? क्या वाकई आवाम को इस तरह से इस तरह के बयानात से आवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है? ज्यादा बुरा दौर चल रहा है कांग्रेस के ऊपर के वो अभी भी होश का नाखून नहीं ले रही है। मैडम अभी फरमा रही थी कि आवाम को अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। अरे मैडम, लोग तो बाद में बेज़मीर हो रहे हैं। ऐसा है ना, कहां से आएगा जिससे आवाम ये पहचान ले कि ये आदमी सही है और बाद में नहीं बदलेगा। 2 और 2 सियासत के अंदर 5 होते हैं और सभी के सभी लोग, जैसा कि सर अभी बीजेपी वाले फरमा रहे थे, बात बिल्कुल सही है। यहां पर तो सब पॉलिटिक्स करना है, आवाम तो सेकेंडरी चीज है। सबको मफाद चाहिए, सबको मंत्रालय चाहिए, और बार बार इस तरह की चीजें आ रही हैं तो आवाम तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर ही रही है। और ऊपर से आप ये नसीहत कर रही हैं, अरे आपसे संभाले नहीं जा रहे अपने लोग हैं, क्या क्या हालत हो रही है। आप जो है कभी अपने ही शहर में लोगों को रोक नहीं पा रहे, आप मुंबई जाकर बाद में रोकते हैं।
आपके स्पीकर हैं वो इस्तीफा नहीं पकड़ रहे हैं, उसे मंजूर नहीं कर रहे हैं, और अवाम को उल्टे सीधे झुंझुने और बेकार की बातें कर करके आप बहला रहे हैं। सर, मेरे कई दोस्त हैं वहां पर, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब से गवर्नमेंट बनी है तब से एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बुरी तरह से उलझा हुआ है कि वो फैसले ही नहीं ले पा रहा है, और जस की तस स्थिति बनी हुई है, कुछ काम ही नहीं हो पाता है वहां पर पिछले 1 साल से। लोग परेशानी में हैं, सरकारी हालात जब सुधरेंगे तब काम होंगे। 13 महीने की सरकार बनी और मसले हजार हैं। तो मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। जो सिचुएशन है मैं उसे समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ स्पीकर ने कह दिया कि मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, गवर्नर साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, सेंटर की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, बल्कि सेंटर की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वही बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में उन्हीं कांग्रेस के जो नाराज एमएलए उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो अब जो सियासत है उसे किस तरह से आप देख रहे हैं कर्नाटक की पॉलिटिक्स को? ये संवैधानिक समस्याएं कुछ खड़ी हो रही हैं जो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है वो भाई कि भारत के सबसे बेहतरीन राज्य में से कर्नाटक की गिनती होती है, और उसकी निगाहें, उसकी पहचान न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी है। और जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता कर्नाटक से उभर कर आ रही है कुछ दिनों में या 13 महीनों में, वो देश के लिए भी और एक पहचान के रूप में बड़ा ही शर्म वाली बातें हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि 2018 और 2019 के बीच अगर हम देखें आवाम की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2018 में भी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में जनता ने पुनर्स्थापित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर वो चाहते तो वहां पर सरकार 2018 में ही आराम से बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कवायद नहीं की। अब यहां पर समस्या संवैधानिक पदों को लेकर है कि स्पीकर तमाम 13 अगर एमएलए ने रिजिग्नेशन दिया है तो उनको वहां से हटाकर मुंबई के किसी होटल में उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है, उनके साथ समझौते किए जा रहे हैं, उनके साथ वो तमाम तरह की राजनीतिक समीकरण बांधे जा रहे हैं। वो इस बात को इंगित करता है कि आप संविधान को तोड़ने की कोशिश, संविधान को चुनौती देने की कोशिश। लेकिन सतीश कुमार जी आवाम की फिक्र बिल्कुल, लेकिन किसी को नहीं। आप देखिए कि सिर्फ अपनी सियासत चलाने के लिए लगे हुए हैं, अपनी तरफ लगे हैं, कुमारस्वामी साहब लगे हुए हैं कि इस बहरान को किसी तरह से निपटाया जाए, येडियुरप्पा साहब लगे कि किसी तरह से सरकार गिरे तो हमारी सरकार बने। सब अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे, आवाम का सोचने वाला कोई नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है वो जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती है। अगर जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया तो संवैधानिक चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा और फिर उसकी फजीयत होगी। इसलिए उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ और वो सारे पहलुओं को वो गवर्नर के पास छोड़ दिया गया है, गवर्नर उस पर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो निश्चित रूप से अगर ये ऐसा लगता है कि नहीं अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनी है, क्योंकि जानते हैं कि चुनाव बहुत खर्च वाला मामला होता है, अगर पूरा चुनाव करवाया जाए तो देश के लिए भी राज्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। अगर वैकल्पिक व्यवस्था संभव है तो उसे ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी उपाध्याय जी, जो ब्रेक पर जाने से पहले जो बात आप कर रहे थे कि देखिए इस तरह से नहीं होता है, चुनाव होंगे या फिर संविधान से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, एक इसका प्रोसेस होता है। लेकिन मैं एक चीज अश्विनी उपाध्याय जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि इससे पहले आपकी सरकार कर्नाटक में थी और जब अभी चुनाव 13 महीने पहले चुनाव हुए उसमें भी सबसे ज्यादा कर्नाटक के अवाम ने बीजेपी को पसंद किया, बीजेपी की 105 सीटें आई। क्या वाकई में लोगों का जो प्यार बीजेपी को मिला है, ऐसे मुश्किल घड़ी में बीजेपी को क्या अवाम के लिए निकलकर नहीं आना चाहिए? सेंटर में आपकी सरकार है, क्या आपको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कर्नाटक के अवाम के लिए? देखिए हुर्रारा साहब, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और इलेक्शन केसेस में ज्यादातर इलेक्शन केसेस ही करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आज की डेट में वहां पे केंद्र सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार बहुत ज्यादा इतना कर सकती है कि गवर्नर से रिपोर्ट मांग सकती है कि वहां पे क्या स्थिति है। ऐसा वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप कर दे। वहां कोई दंगा शुरू नहीं हो गया है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। इसलिए गवर्नर के ही ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। गवर्नर को वहां क्या ठीक लगता है, 2-4 दिन मुझे लगता है गवर्नर और देखेंगे, उसके बाद अगर उनको लगता है सबसे पहला जो मेन होगा वो फ्लोर टेस्ट होगा। वहां पे जो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा उसको करना पड़ेगा। और अभी तो दावा पेश करने वाली बात तो बहुत दूर की बात है, अभी वहां पे बाकायदा मुख्यमंत्री है,
मुख्यमंत्री के रहते रहते दूसरी सरकार दावा बनाने का दावा भी नहीं पेश हो सकता। अब तो अगर गवर्नर को लगेगा कि गवर्नमेंट वहां पे माइनॉरिटी में है, तो उनको निर्देश देंगे मुख्यमंत्री को, भाई आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। जब बहुमत वो फेल हो जाएंगे, तब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का रोल शुरू होगा, और जो भी हमारे ऊपर दायित्व आएगा, हम उस दायित्व को निश्चित रूप से हम पीछे भागेंगे नहीं। हम लोग जिम्मेदारियों से भागने वाले आदमी नहीं है। येडियुरप्पा जी जो असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, डेली उनके बयान आ रहे हैं, ये इसे क्या समझा जाए? येडियुरप्पा साहब जो कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बयान आ रहे हैं, इसे क्या समझा जाए? नहीं, वो धरना दे रहे हैं, वो सरकार को गिराने के लिए थोड़ी धरना दे रहे हैं। अरे वहां के, मैंने आपको बताया, वहां पे खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? वो तो दावा कर रहे हैं, फर्रुखाबादी, वो तो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार के डिजिट कम हो गई, अब हमें मौका दिया जाए। वो तो इस बात का दावा कर रहे हैं। वो तो आज गवर्नर से उन्होंने मुलाकात भी की है। नहीं, वो तो कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा सा अगर अंक गणित आती होगी, 100 तक गिनती और 10 तक पहाड़ा आता होगा, उसको पता है वहां पे सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है। वो तो आपको भी पता है सरकार माइनॉरिटी में आ गई। अगर 13 विधायक इस्तीफा दे दिए हैं, इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो बेचारे कर्नाटक से भाग के अपना कहीं जान बचा के कहीं और जाके भागे हुए हैं, तो निश्चित रूप से वहां क्राइसिस तो है ही है। क्राइसिस है ही है, तो विपक्ष का पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो विपक्ष है, हम वहां पे हमारा दायित्व तो होता है, हम गवर्नर से आग्रह करें कि भाई आप फ्लोर टेस्ट कराइए, देखिए किसका बहुमत है, किसका नहीं है। अगर माइनॉरिटी की सरकार चलना भी एक असंवैधानिक है। मुझे लगता है अगर कोई माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यू करे, ये भी तो गलत है ना हुरैरा जी? बिल्कुल बिल्कुल। हबीबुल्लाह साहब, कुल मिलाकर जो कांग्रेस का बयान है, या जो बयान अश्विनी उपाध्याय जी का है, एक अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, गवर्नर के हाथ में, वो जब रिपोर्ट भेजेंगे सेंटर को। कुल मिलाकर मुझे जहां तक कर्नाटक की पॉलिटिक्स समझ में आ रही कि सिर्फ आम लोगों को ही एक तरह से ठगा जा रहा है, क्योंकि 13 महीने से तो आवाम के कोई काम ही नहीं हुए हैं। किसान परेशान है। आप देखिए कि कर्नाटक में सूखा है, इसके अलावा जो कर्जे माफ किए जाने थे, कर्ज का जो फंड किसानों को दिया जाना था, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, फंड रिलीज आज तक नहीं किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आवाम ही जो है उन्हीं के साथ घाटे का सौदा है। जी बुरे साहब, देखिए 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये पूरे जो ड्रामे में खिचड़ी जो सरकार जो चल रही है, इसमें 2 चीजें साबित हुई। ये कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों, उनके अंदर पार्टी का इंटरनल डिसिप्लिन नहीं है। पार्टी का उनका विधायक उनकी पार्टी के लीडर की बात मानने तैयार नहीं है, अपनी सिर्फ अपने जेब के फिक्र उसको है। ये प्रूव हो गया दोनों पार्टियों में। उनके एमएलए उनका लीडर की बात नहीं मानते, उनकी पार्टी के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, दोनों करप्ट हैं, दोनों एक्सपोज हो गए हैं। दोनों के दिल में न तो अवाम की खिदमत का जज्बा, न तो मोहब्बत, न तो मुल्क के लिए मोहब्बत, नहीं, वो तो जुबानी है। ये कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी और नेहरू साहब, जो गुलाम हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस चला रहे थे उसूल के साथ, इंसानियत के साथ कुर्बानी देकर, वो कांग्रेस नहीं है। ये एक दुकान जिसे आप खोलते ना, जैसे दुकान खोली है लोग। अब यहाँ 2-3 चीजें साबित हो गई नसीहत के लिए तौर पर। नंबर 1, कांग्रेस और बीजेपी को इन लोग को लेसन मिला कि अगली बार ये लोग जब कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे एमएलए के लिए, उस वक्त कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ तो कैरेक्टर उसके अंदर हो, कुछ तो डिसिप्लिन हो, कुछ तो सच बोलने की आदत हो, कुछ तो वफादारी हो पार्टी की, वैसे को सिलेक्ट करें। ये लोग गलत कैंडिडेट को खड़ाए, इसलिए ये भुगत रहे हैं उनका। भाई नंबर 1 नहीं, यहां तो हम देख रहे हैं कि इतने वफादार आर रोशन बेग जैसे छोड़कर चले गए, उन्होंने तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं कि इलेक्शन के टाइम पर। सुनिए जी, नहीं, पार्टी के वफादार के मतलब ये है कि उसका कुछ तो बैकग्राउंड उसका होता है। बहुत सारा क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं आप। ये आदमी हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा, किसी को 35 मार्क्स मिलते हैं, किसी को 70 मार्क्स मिलते हैं। साहब 70 वाले को रखिए, 35 को हटाइए, सेलेक्ट बेस्ट ऑफ द लॉट। और अवाम में से भी, अवाम की भी गलती है, हम सब इसकी जिम्मेदार है, मैं और आप और अवाम, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं हमारे, उन अच्छे लोगों को भेजें, सच बोलने वालों को,
ईमानदार लोगों को, मुल्क का कुछ भी जज्बा रखने वालों को, मुल्क की खिदमत करने वालों को भेजे। ये दुकान खोल के इतने करोड़ों में खर्च किया इलेक्शन में, इतने करोड़ में लूटना ही लूटना है, खुद ही सोचनी है। ऐसे लोगों को छोड़कर जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं, हम लोगों से ज्यादा सियासत उन पार्टियों को आती है, उसमें बड़े बड़े लीडरान होते हैं। जी अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। करेक्ट। नहीं हुरैरा जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप विधायक को तो चलो, अगर आप विधायक को चलो फिर भी कहोगे विधायक कैरेक्टर चेक कर लोगे। यहां तो पार्टी के मुखिया मिलते हैं, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, एक साथ खाना खाते हैं इलेक्शन के पहले, और इलेक्शन होते ही आपस में भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश यादव जी ने कसम खाया था कि हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और इलेक्शन हुआ। उसके बाद बहन जी ने एकदम सीधे धक्के देके बाहर निकाल दिया। उसके पहले बाकायदा उन्होंने पैर में भी छुआ था। उन्होंने सोचा नहीं था कि नतीजे इस तरह के आएंगे। वो रिजल्ट के बारे में इस तरह से नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे। डॉक्टर नदीम साहब, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, हाँ, तो इसका उन विधायकों को भी लगता है, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट अपनी बात पूरी कर लेता हूं मैं, कंटिन्यू कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस में जो भगदड़ है, जो कांग्रेस में भगदड़, वो इसीलिए भगदड़ है कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को। और जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार इसके पहले कह भी रहे थे कि कांग्रेस तो गई, तो जब कांग्रेस तो गई तो डूबती नाव में कौन बैठेगा? जो बैठेगा वो भी डूब जाएगा। इसलिए लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अपना। नहीं, अब देखिए इस तरह की हालत तो बीजेपी की भी रह चुकी है। बीजेपी भी 2 से दोबारा मतलब आई है। तो इस तरह के हालात तो देखिए सियासी सिस्टम में इस तरह के हालात तो आते जाते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि अब जो हालत कांग्रेस की है वो उस पर बहुत ज्यादा भी यकीन नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम अहमद साहब, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि 12 तारीख से, मतलब एक दिन छोड़कर 12 तारीख से कर्नाटक असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है। लेकिन जो सियासी हालात हैं, ऐसे में एक बार फिर लग रहा है कि शायद ही ये असेंबली का सेशन शुरू हो पाए। ऐसे में सिर्फ अवाम ठगे जाएंगे, अवाम के काम की कोई बात नहीं हो पाएगी जब तक इस तरह के हालात रहेंगे रियासत में। जी हाँ, बहुत सारे लोग तो बाहर ही हैं, तो कहां से वो विधानसभा शुरू हो पाएगी? और उससे पहले का शोर शराबा कि ये माइनॉरिटी में आ गई है, बिल्कुल सही बात है। आवाम के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है सर। मैंने इससे पिछले सेगमेंट में भी अभी बोला था कि मेरे कुछ दोस्त हैं वहां पर जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ एकेडमिक से ताल्लुक रखते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल से काम ही नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल पस्त हुआ पड़ा है, और वो बार बार इसी चीज का रोना रोता रहता है कि हमारे पास तो ऑर्डर ही नहीं है, हम इसे कैसे कर सकते हैं। या फिर वो सारी चीजें, वो ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं जिन्हें हो जाना चाहिए था। ना जाने किस तरीके से मशीनरी, मैं बहुत मुख्तसर में आपसे समझना चाह रहा हूं। जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भाई मजबूरी है, सेंटर वहां पर कुछ नहीं कर सकता है, वहां पर पहले इंटरफेयर गवर्नर साहब को करना होगा, उसके बाद कुछ होगा। क्या वाकई में इस तरह के हालात कि आवाम इतनी ज्यादा परेशान है? 13 महीने से आवाम के कोई काम नहीं हुए, फंड रिलीज नहीं हुए, किसान परेशान है, रियासत में सूखा है। ऐसे में क्या सेंटर को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कर्नाटक जैसी रियासत के लिए, जहां पर बार बार इस तरह के सियासी हालात पैदा होते हैं? नहीं, देखिए सेंटर की अपनी मजबूरियां है, क्योंकि वहां पे जो हुकूमत कर रही है स्टेट में उसकी मुखालिफ पार्टी है। तो अगर सेंटर अगर सेंटर वहां पे अगर स्टेप लेकर के अगर कुछ करता है तो उस पर सीधा इल्जाम जाएगा कि जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सेंटर इस पे कुछ नहीं करेगा। जो करना होगा वो वहां पे असेंबली में ही इसको अक्सरियत साबित करनी होगी। और मेरे ख्याल में क्या होगा वहां पे वॉइस वोट से करेंगे या कैसे करेंगे, ये तो आने की बात है। देखिए आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम बीजेपी से आप भी मुकाबला करते हैं, कहते हैं बीजेपी भी 2 पार्टी की सरकार थी। बीजेपी में अगर माइनॉरिटी में थी बीजेपी, वहां पे 105 थी, और सरकार पिछले 13 महीने से जेडीएस और कांग्रेस की थी। तो ऐसा क्यों नहीं मुमकिन हो सका कि जेडीएस कांग्रेस वाले एक भी बीजेपी एमएलए को तोड़ पाए? और ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि जो रिजाइन देने वालों में एक मिनिस्टर भी है, जिन लोगों ने रिजाइन दिया है उनमें से एक मिनिस्टर भी है। तो ऐसी आप देखें कि आपके अखलाकियात कितने गिरे हुए हैं, आपकी मोरल वैल्यूज कितने गिरे हुए हैं कि आप मिनिस्टर होने के बावजूद भी पता नहीं किस दबाव में, किस लालच में आप सरकार को छोड़ने को राजी हो गए और अपोजिट कैंप में जाने को राजी हो गए। तो मैं फिर भी दोबारा यही कहूंगा कि आप अपने गिरेबान में जाके, बजाय इसके कि बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को और अमित शाह को आप कोसे, अपने गिरेबान में जाके कि आप में कितनी खामियां हैं, कितनी आसानी से आपको तोड़ा जा सकता है।
सतीश जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि अब वहां के सरकार को लेकर क्या कुछ अब अंजाम होने वाला है? क्या लग रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी के लिए कोई चांस बनता नजर आ रहा है, या इस बहरान से, इस क्राइसिस से जेडीएस कांग्रेस निकल जाएंगे एक बार फिर से, नैया उनकी पार लग जाएगी? जी जी, लगता नहीं है कि जेडीएस कांग्रेस निकल पाएगी अबू भाई, क्योंकि यहाँ पर मुख्य अड़चन संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश स्पीकर के द्वारा की जा रही है। अगर स्पीकर, अब जैसा कि उन्होंने पेपर में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी या इतिहास में उनके नाम पर लोग उंगलियां उठाएं, हाँ उंगलियां उठाएं, आक्षेप लगाएं। लेकिन पिछले 3 दिनों से जब 13 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, उस पर मुहर लगाने की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो करें कि इन ऑर्डर में 5 ही लोग हैं। सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है और सिर्फ एक तरह से सियासत हो रही, बल्कि यूं कहा जाए कि एक गंदी सियासत हो रही। 13 महीने से आवाम की सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है जिम्मेदारी वहां की सरकार की बनती है, मौजूदा जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है, और इसमें जाहिर सी बात है कि अपोजिशन को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि अपोजिशन की भी एक जिम्मेदारी बनती है बहैसियत अपोजिशन। तो ऐसे में आवाम को के लिए फिक्र जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की आवाम इस तरह की लगातार जो सियासत चल रही है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है कर्नाटक की सियासत का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, अश्वनी उपाध्याय जी, रिफत जावेद साहब, रिफत मतीन साहिबा और हबीबुल्ला साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।